हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कशेरुकी प्राणियों के पाचन तंत्र के बारे में, जिसमें हम उनके पाचन तंत्र का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं इस लेक्चर के महत्वपूर्ण बिंदु। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेट्रापॉड्स, जो कि कशेरुकी प्राणियों का महत्वपूर्ण समूह है। चार पैर वाले जंतु उसके अंतर्गत आते हैं। उसमें हम उभयचर में मेंढक, सरीसृपों में यूरोमेस्टिक्स, पक्षियों में कबूतर और स्तनधारियों में खरगोश को प्रतिनिधि मानते हुए इन सभी के पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं प्रारूपिक पाचन तंत्र के भागों के बारे में। पाचन तंत्र का अध्ययन उसे दो भागों में डिवाइड करके आसानी से किया जा सकता है। पहला भाग है आहार नाल, एक पाइप जैसी संरचना जो कि मुख्य गुहा से लेकर क्लोएका या एनस तक की होती है। और दूसरा है पाचक ग्रंथियां, जो कि पाचन के लिए जरूरी पाचक एंजाइम्स, पाचक रसों का सेक्रेशन करती हैं। आहार नाल में हम पढ़ते हैं मुख्य गुहा, बक्कल कैविटी, फायरिंग्स, ग्रास नली अर्थात ओइसोफेगस, स्टोमच अर्थात आमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन अर्थात बड़ी आंत, और क्लोएका या एनस तक की संरचनाओं के बारे में। और पाचक ग्रंथियों में हम पढ़ेंगे यकृत और अग्न्याशय अर्थात पैंक्रियास नामक ग्रंथियों के बारे में। इसके अलावा जिन जंतुओं में हम पाचन तंत्र का अध्ययन करने वाले हैं उनके कुछ विशेष लक्षण पाचन तंत्र के संबंध में उसका हम अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं मेंढक के पाचन तंत्र के बारे में। अभी स्क्रीन पे आप तीन चित्र देख सकते हैं। यह पहला जो चित्र है यह मेंढक के डिसेक्शन का डायग्राम है, जिसमें मेंढक का डिसेक्शन कर उसके पाचन तंत्र को दर्शाया गया है। यह दूसरा और तीसरा डायग्राम मेंढक के पाचन तंत्र के प्रारूपिक चित्र हैं। इनमें मेंढक के पाचन तंत्र के विभिन्न भागों और ग्रंथियों को दर्शाया गया है। आइए देखते हैं मेंढक के पाचन तंत्र के क्या क्या विशेष लक्षण हैं। मेंढक के पाचन तंत्र को दो भागों में डिवाइड कर आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। पहला भाग है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल जिसे कहा जाता है। यह एक पाइप जैसी संरचना है जिससे होकर भोजन गुजरता है। और मेंढक में बक्कल कैविटी से लेकर क्लोएका तक यह फैला होता है। और दूसरा भाग है पाचक ग्रंथियां, जो कि पाचक रसों का सिक्रेशन करती है। मेंढक के आहार नाल के पहला हिस्सा, जिसे बक्को फेरेंजियल कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं, यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मेंढक में फेरिंग्स और बक्कल कैविटी अलग अलग नहीं होती। फेरिंग्स और बक्कल कैविटी जो है वो अलग अलग नहीं होती, इसलिए ये पहली कैविटी जो है उसे अक्सर बक्को फेरेंजियल कैविटी भी कहा जाता है। इस बक्को फेरेंजियल कैविटी में ऊपरी जबड़ा जो है वो अचल होता है और वह खोपड़ी से सीधे जुड़ा हुआ रहता है। इसी ऊपरी जबड़े में ही केवल दांत पाए जाते हैं, जो कि होमोडोंट, पॉलीफॉइडोंट और एक्रोडोंट प्रकार के होते हैं। होमोडोंट अर्थात सभी दांतों की आकृति एक जैसी होती है। कार्यों के आधार पर उनकी आकृति में विशेष अंतर नहीं होता। और पॉलीफॉइडोंट का अर्थ होता है कि मेंढक में जितने बार दांत टूटेंगे उतने ही बार नए उत्पन्न होते हैं। और एक्रोडोंट अर्थात कि दांत जो है हड्डियों के शीर्ष पर उत्पन्न होते हैं। मेंढक में दांतों के दो समूह होते हैं। एक समूह वोमर नामक हड्डी पर उत्पन्न होता है जिसे वोमराइन टीथ कहा जाता है, और दूसरा समूह मैक्सिलरी या प्री मैक्सिलरी नामक हड्डी पर उत्पन्न होता है जिसे मैक्सिलरी टीथ कहा जाता है। दांतों के इन दोनों समूहों के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसे इंटरनल नॉस्ट्रिल की ओपनिंग कहा जाता है। यह बाह्य नॉस्ट्रिल की ओपनिंग को अर्थात नाक के बाहरी छिद्र को बक्कोफेरेंजियल कैविटी में खोलती है। इसके अलावा ऊपरी जबड़े में ये दो उभार दिखाई देते हैं। यह आंखों के उभार हैं, चूंकि मेंढक में आंखें काफी बड़ी होती हैं इसलिए खोपड़ी के नीचे की ओर ये उभार बक्कोफेरेंजियल कैविटी में दिखाई देते हैं। इसके अलावा ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े के बीच में एक ओपनिंग होती है जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी को ग्रास नली में खोलती है ना। इस ओपनिंग को गलेट कहा जाता है। इससे बड़े बड़े कीड़े या कह सकते हैं भोजन के बड़े बड़े नेवाले आसानी से ओइसोफेगस अर्थात ग्रास नली में जा सकते हैं। इसके अलावा मेंढक के बक्कोफेरेंजियल कैविटी में यूस्टेचियन ट्यूब की ओपनिंग भी दिखाई देती है। यह यूस्टेचियन ट्यूब बक्कोफेरेंजियल कैविटी को मिडिल ईयर मध्य कान से जोड़ती है, जिससे कि मध्य कान में बराबर प्रेशर, वायुमंडल के बराबर प्रेशर बना रहे। इसके अलावा
बक्कोफेरेंजियल कैविटी में ग्लॉटिस नाम की ओपनिंग भी रहती है। यह बक्कल कैविटी को ट्रैकिया नामक रेस्पिरेटरी सिस्टम के ट्रैकिया नामक विंड पाइप कह सकते हैं उससे जोड़ती है। इसके अलावा नर मेंढकों अर्थात मेल मेंढकों में बक्कल कैविटी में वोकल सैक की ओपनिंग भी दिखाई देती है। वोकल सैक जो है एक झिल्लीदार संरचना है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिसमें वाइब्रेशन से मेंढक टरटराने की आवाज निकालते हैं। मेंढक में जीभ जो है बाइफिट प्रकार की होती है, अर्थात जीभ का सबसे टर्मिनल वाला हिस्सा, सबसे आगे का हिस्सा दो भागों में डिवाइडेड दिखाई देता है, जिससे मेंढक जो है वह अपने शिकार को पकड़ के बक्कोफेरेंजियल कैविटी में ला सके। मेंढक का स्टोमच अर्थात अमाशय दो भागों में बटा दिखाई देता है। पहला जो अगला भाग है, जो ग्रास नली या ओइसोफेगस से जुड़ा हुआ रहता है, ये पहला भाग कार्डियक स्टोमच कहलाता है। और अमाशय का दूसरा भाग जो कि छोटी आंत के ड्यूोडेनम से जुड़ा हुआ रहता है, वह पाइलोरिक कहलाता है, पाइलोरिक स्टोमच कहलाता है। मेंढक के आमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती हैं, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। मेंढक के यह जो पाइलोरिक स्टोमच वाला हिस्सा है, यह जिस स्थान पर छोटी आंत के ड्यूोडेनम वाले स्थान से जुड़ता है, वहाँ एक अवरोध होता है, एक कपाट या एक वॉल्व होता है, जिसे पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। यह भोजन को वापस इंटेस्टाइन से वापस स्टोमच में आने से रोकता है। छोटी आंत जो है उसके दो पार्ट्स हैं, पहला है ड्यूोडेनम, अगला भाग जो आमाशय से जुड़ा होता है, आमाशय के पाइलोरिक स्टोमच वाले हिस्से से, और दूसरा भाग है इलियम। मेंढक के ड्यूोडेनम की खास बात यह है कि इसमें हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट खुलती है। मेंढक की जो पाचक ग्रंथियां हैं, यह लिवर और अग्न्याशय, यह अलग अलग छोटी आंत में नहीं खुलती। इन दोनों के स्रावों को इन ग्रंथियों से आंत तक लाने के लिए, छोटी आंत के ड्यूोडेनम तक लाने के लिए केवल एक ही नलिका होती है, जिसे हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यह जो हिपैटिक शब्द है, यह हिपैटो या हिपैटिक नामक जो शब्द है, यह यकृत या लिवर से संबंधित होता है, और जहाँ भी ये हिपैटिक आता है तो हम समझते हैं कि ये यकृत से संबंधित वहाँ पर बात हो रही है। मेंढक की आंत का मेंढक की बड़ी आंत जो है वह रेक्टम या मलाशय के रूप में होती है, जिसमें अपचा भोजन या जो पचे हुए भोजन के अवशेष जो हैं वह इकट्ठा होते हैं। मेंढक में क्लोएका नामक यह संरचना, एक चैम्बर होता है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल का आखिरी हिस्सा है। क्लोएका नामक जो चैम्बर है, यह एक ऐसे चैम्बर नुमा संरचना है, एक ऐसा कक्ष है, हम इसे कह सकते हैं, जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, यूरिनरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम आकर ओपन होते हैं। यह क्लोएका नामक संरचना जो है, यह हम उभयचरों के केस में और सरीसृपों के केस में तथा पक्षियों के केस में हम पढ़ेंगे आगे। मेंढक में पाचक ग्रंथियां दो हैं, एक है लिवर जो कि बाइलोब होती हैं। मेंढक के लिवर जो है दो पालियों में डिवाइडेड रहता है, बटा हुआ रहता है। राइट लोब और लेफ्ट लोब दोनों पालियों के बीच में गाल ब्लैडर होता है, गाल ब्लैडर नामक संरचना होती है। मेंढक के लिवर को गाल ब्लैडर से जोड़ने वाली जो नलिका है वह हेपेटिक डक्ट है, जो कि मेंढक के लिवर द्वारा बनाए गए बाइल जूस को गाल ब्लैडर में स्टोर करने के लिए ले जाती है। इसके अलावा लिवर और अग्न्याशय अर्थात पैंक्रियास दोनों के सीक्रेशंस को, दोनों के स्रावों को, दोनों के जूसेस को एक कॉमन नलिका, जिसे हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है, यह नलिका ड्यूोडेनम में खोलती है। मेंढक के पाचन तंत्र में दोनों ग्रंथियों की अलग अलग नलिकाएं छोटी आंत में सिक्रेशंस नहीं ले जाती। यह हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो है मेंढक के पाचन तंत्र के संबंध में काफी महत्वपूर्ण है। अभी स्क्रीन पर दो पिक्चर्स प्रदर्शित हैं, यह यूरोमेस्टिक्स नामक जंतु के हैं। यूरोमेस्टिक्स एक सरीसृप जंतु है। सरीसृपों में हम इसी जंतु को प्रतिनिधि मानकर पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं यूरोमेस्टिक्स के पाचन तंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं।
यूरोमेस्टिक्स के पाचन तंत्र को भी हम दो भागों में डिवाइड करके आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। एक है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा है पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आहार नाल बक्कल कैविटी से लेकर क्लोएका तक फैला होता है। यूरोमेस्टिक्स के आहार नाल का पहला हिस्सा बक्कल कैविटी, इसमें दांत ऊपरी और निचले दोनों जबड़ों में उपस्थित होते हैं, जबकि मेंढक के केस में हमने पढ़ा था कि दांत जो है केवल ऊपरी जबड़े में उपस्थित होते हैं। यूरोमेस्टिक्स में इंसाइजर्स दांत जो है केवल जन्म के समय उपस्थित होते हैं। कैनाइन्स दांत यूरोमेस्टिक्स में पाए नहीं जाते। यूरोमेस्टिक्स की बक्कल कैविटी म्यूकस झिल्ली द्वारा ढकी रहती है, और यूरोमेस्टिक्स में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती। यूरोमेस्टिक्स में पाई जाने वाली जीभ प्रोट्रूसिबल प्रकार की होती है, अर्थात वह मुख गुहा से बक्कल कैविटी से बाहर निकल सकती है। आपने देखा होगा छिपकलियों को कि वो कैसे जीभ मुख से बाहर निकाल के कीड़ों को पकड़ते हैं, अपने भोजन को पकड़ते हैं, अपने शिकार को पकड़ते हैं। यूरोमेस्टिक्स का मुंह जो है वो स्नाउट के रूप में उभरा रहता है, थूथन के रूप में उभरा रहता है। इस स्नाउट में बाहर की ओर अंतिम सिरे पर दो छिद्र होते हैं जो कि एक्सटर्नल लेयर्स, बाह्य नासाद्वार कहलाते हैं, जो कि अंदर में नेजल चैम्बर में खुलते हैं। मेंढक के केस में हमने पढ़ा था कि बक्कल कैविटी जो है वो बक्कोफेरेंजियल कैविटी के रूप में होती है, अर्थात वहाँ बक्कल कैविटी और फेरिंग्स अलग अलग नहीं होते, जबकि यूरोमेस्टिक्स में बक्कल कैविटी और फेरिंग्स जो है पृथक पृथक होते हैं। फेरिंग्स में दो प्रकार की ओपनिंग्स हमें दिखाई देती हैं। पहली जिसे गलेट कहा जाता है, यह फेरिंग्स को एक ओइसोफेगस नामक नलिका में खोलती है, जिससे होकर भोजन फेरिंग्स से आमाशय में पहुंचता है। और दूसरी प्रकार की ओपनिंग ग्लॉटिस होती है, जो कि फेरिंग्स को ट्रैकिया में खोलती है। यह ट्रैकिया जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र का हिस्सा है। यूरोमेस्टिक्स में ग्रास नली एक पाइप नुमा संरचना होती है, और इस ग्रास नली में लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं। यूरोमेस्टिक्स में आमाशय यू शेप में होता है, यू आकृति का होता है, और आमाशय दो भागों में, दो पार्ट्स में दिखाई देता है। पहला पार्ट कार्डियक जो कि ग्रास नली से जुड़ा होता है, और दूसरा भाग है पाइलोरिक जो कि छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले हिस्से से जुड़ा रहता है। आमाशय का जो पाइलोरिक स्टोमक वाला हिस्सा है, वह जिस स्थान पर ड्यूडेनम से जुड़ता है वहाँ पाइलोरिक वाल्व होता है, जो कि भोजन को वापस इंटेस्टाइन छोटी आंत से आमाशय में आने से रोकता है। यूरोमेस्टिक्स के ड्यूडेनम में बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट आके खुलती हैं। हमने मेंढक के केस में पढ़ा था कि मेंढक में लिवर और अग्न्याशय अर्थात पैंक्रियास के सिक्रीशंस को लाने के लिए एक कॉमन नलिका होती है, जिसे हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है। लेकिन यूरोमेस्टिक्स के केस में ऐसा नहीं है। यूरोमेस्टिक्स के केस में लिवर के स्राव को ड्यूडेनम में खोलने के लिए अलग नलिका, जिसे बाइल डक्ट कहते हैं, होती है, और पैंक्रियास के स्राव को ले जाने के लिए एक अलग नलिका होती है, जिसे पैंक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है। यूरोमेस्टिक्स का लिवर जो है वह ट्राइलोब्ड होता है, 3 पालियों में बटा होता है। राइट पाली, राइट लोब, लेफ्ट लोब और डॉर्सल लोब अर्थात पृष्ठ लोब। गॉल ब्लैडर जो है यह राइट और लेफ्ट लोब के बीच में होता है। गॉल ब्लैडर एक ऐसी संरचना है जिसमें बाइल मतलब लिवर की कोशिकाएं जो बाइल का निर्माण करती हैं, यह बाइल गॉल ब्लैडर में आके संग्रहित होता है। यूरोमेस्टिक्स में दो बाइल डक्ट्स होती हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यह पहली बाइल डक्ट है और यह दूसरी बाइल डक्ट है, जो कि बाइल जूस को गॉल ब्लैडर और लिवर से ड्यूडेनम में लाती है। पहली बाइल डक्ट जो है वह गॉल ब्लैडर की बाइल डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट से मिलकर बनती है, अर्थात लिवर के राइट लोब से निकलने वाली नलिका से मिलकर बनती है। यह पहली बाइल डक्ट है। दूसरी बाइल डक्ट जो है यह लिवर के लेफ्ट लोब से निकलती है। इस प्रकार से दो बाइल डक्ट जो है डिओडेनम में खुलती हैं, और एक पैंक्रियाटिक डक्ट जो कि पैंक्रियास ग्रंथि से निकलती है, यह डिओडेनम में खुलती है। अर्थात कुल मिला के 3 नलिकाएं यहाँ पर खुल रही हैं डिओडेनम में, जबकि मेंढक की परिस्थिति में हमने पढ़ा था कि मेंढक में एक कॉमन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट डिओडेनम में खुलती है। यूरोमेस्टिक्स की आंत जो है खासकर छोटी आंत, इसके दो भाग हमें दिखाई देते हैं, एक ड्यूडेनम और एक है इलियम। और इसके आगे का हिस्सा जो कि बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है, बड़ी आंत
आप देख सकते हैं बड़ी आंत के दो हिस्से हैं, कोलन और रेक्टम। कोलन जो है वो जिस स्थान पर इलियम से जुड़ता है, छोटी आंत के इलियम से जुड़ता है, वहाँ इलियोसिलिक वाल्व होता है। और बड़ी आंत का जो अगला हिस्सा है रेक्टम, मलाशय वाला हिस्सा, जहाँ पर अपचा भोजन या पचे हुए भोजन के अवशेष आकर इकट्ठा होते हैं, उपस्थित होता है। यूरोमेस्टिक्स का आमाशय और छोटी आंत, यह देह गुहा अर्थात बॉडी की कैविटी से डॉर्सल मिजेंट्रीज नामक संरचनाओं द्वारा जुड़ा होता है। आप देख सकते हैं ये डॉर्सल मिजेंट्री नामक संरचनाओं से बॉडी कैविटी से जुड़ा हुआ रहता है। और इन डॉर्सल मिजेंट्रीज का वह हिस्सा जो स्टोमच से जुड़ा हुआ रहता है, अर्थात डॉर्सल मिजेंट्रीज के वो हिस्से जो स्टोमच को बॉडी कैविटी से जोड़ते हैं, हुए मीजोगैस्टर कहलाते हैं। यह यूरोमेस्टिक्स की खास लक्षण है, यूरोमेस्टिक्स के पाचन तंत्र के खास लक्षण है। और ये जो लिवर की संरचना है और ये फर्स्ट और सेकंड पाइल डक्ट है, ये भी यूरोमेस्टिक्स के पाचन तंत्र के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो कि इसके पाचन तंत्र को अन्य जंतुओं के पाचन तंत्र से विभेदित करके भी रखते हैं। यूरोमेस्टिक्स के क्लोएका के 3 भाग हैं। पहला भाग होता है क्लोएका का प्रोक्टोडियम के रूप में, दूसरा कॉप्रोडियम के रूप में और तीसरा यूरोडियम के रूप में। प्रोक्टोडियम वाला हिस्सा जो है यह कॉपुलेशन की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा कॉप्रोडियम वाला हिस्सा जो है वह रेक्टम अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन को क्लोएका नामक चैम्बर में खोलता है। और यूरोडियम जो है यह यूरिनरी सिस्टम को क्लोएका में खोलता है। तो इस प्रकार से यह यूरोमेस्टिक्स का आहार नाल और पाचन तंत्र के बारे में कुछ जानकारी है। कबूतर का आहार नाल 3 भागों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है। पहला भाग जिसे स्टोमोडियम या फोरगट कहा जाता है, फोर मतलब आगे, गट मतलब आहार नाल का हिस्सा, जिसके महत्वपूर्ण भाग है बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ग्रासनली और आमाशय। और मध्य हिस्सा मिड गट अर्थात मिजेंट्रॉन के रूप में दिखाई देता है, जिसका प्रमुख भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत। और अंतिम हिस्सा आहार नाल का अंतिम हिस्सा प्रोक्टोडियम अर्थात हाइंड गट कहलाता है, जिसके प्रमुख हिस्से हैं रेक्टम, मलाशय और क्लोएका। पक्षियों का बक्कल कैविटी अपने आप में काफ़ी विशिष्ट है, क्योंकि पक्षियों में बीक पाई जाती है, कबूतर में चोंच पाई जाती है, कबूतर में दांत अनुपस्थित होते हैं, उसकी बक्कल कैविटी में दांत नहीं पाए जाते। कबूतर के बक्कल कैविटी में बक्कल ग्लैंड्स होती हैं, जो कि 2 सबलिंगुअल ग्लैंड और एक जोड़ी म्यूकस ग्लैंड के रूप में होती है। ये म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं, जो कि भोजन को लसलसा गीला बनाए रखता है। और इसमें इस सीक्रेशन में एमाइलेज नामक एंजाइम भी होता है। इसके बाद मुख गुहा फेरिंग्स में खुलती है। फेरिंग्स में ग्लॉटिस नामक जो ओपनिंग है, यह ट्रैकिया को खोलती है। और गुलेट नामक ओपनिंग जो है फेरिंग्स को ग्रास नली में खोलती है। एक और महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि फेरिंग्स के क्षेत्र में, फेरिंग्स वाले रीजन में यूस्टेचियन ट्यूब की केवल एक ओपनिंग होती है। पक्षियों की फेरिंग्स की काफ़ी खास लक्षण है कि उनमें यूस्टेचियन ट्यूब की केवल एक ही ओपनिंग होती है, जबकि हमने पढ़ा था कि मेंढक और सरीसृप के बकोफेरेंजियल कैविटी एवं फेरिंग्स में क्रमशः 2 ओपनिंग्स यूस्टेचियन ट्यूब की होती है। पक्षियों की ग्रास नली ओइसोफेगस अपने आप में काफ़ी विशेष संरचना है, क्योंकि ग्रास नली ओइसोफेगस का जो लास्ट वाला हिस्सा है, जिससे वह जहाँ पर वह आमाशय से जुड़ती है, वह बाइलोब्ड पाउच के रूप में, 2 लोब वाले पाउच के रूप में निर्मित होता है, जिसे अन्नकूट या क्रॉप कहा जाता है। क्रॉप में भोजन का संग्रहण होता है और बाद में इसका पाचन होता है, जिसका बाद में पाचन किया जाता है। क्रॉप में क्रॉप ग्लैंड्स होती हैं, जो कि कबूतर के ब्रीडिंग सीजन में प्रजनन काल में पिजन मिल्क का सिक्रेशन करती हैं।
यह जो सिक्रीशन है पिजन मिल्क का, यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नामक एक हार्मोन से कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है। पक्षियों का आमाशय भी काफी विशिष्ट है, क्योंकि यह दो भागों में डिवाइडेड या दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। पहला भाग प्रोवेंट्रिकुलस कहलाता है, दूसरा भाग गिजेट कहलाता है। प्रोवेंट्रिकुलस भाग जो है यह एक ग्रंथिल संरचना है जो कि गैस्ट्रिक रस का सिक्रेशन करती है, जो भोजन के पाचन में मदद करता है। जबकि आमाशय का अगला हिस्सा है जिसे गिजेट कहा जाता है, जो छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले हिस्से से जुड़ा रहता है। यह एक मस्कुलर मांसपेशीय हिस्सा है। इस हिस्से में कबूतर द्वारा निगले हुए कुछ कंकड़ होते हैं जो कि भोजन को पीसने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से पक्षियों में यह जो ग्रास नली और आमाशय वाला हिस्सा है, ये काफी हद तक अन्य जंतु जो हमने अभी मेंढक और यूरोमेस्टिक्स के केस में पढ़े उनसे काफी भिन्न है। और यह कबूतर और विशेषकर पक्षियों के पाचन तंत्र को अलग करते हैं, अन्य जंतुओं से विभेदित करके रखते हैं। ये पक्षियों और कबूतर के विशेष पाचन तंत्र के विशेष लक्षण कहे जा सकते हैं। कबूतर की छोटी आंत के दो हिस्से हैं, के दो पार्ट्स हैं, एक है डिओडनम और दूसरा है इलियम। डिओडिनम वाले हिस्से में 3 पैंक्रियाटिक डक्ट खुलती हैं और 2 बाइल डक्ट आके खुलती हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये पैंक्रियास ग्रंथि है, इससे 3 पैंक्रियाटिक डक्ट निकल के डिओडनम वाले हिस्से में खुल रही हैं और लिवर से निकली हुई 2 बाइल डक्ट जो है इस डिओडनम वाले हिस्से में खुलती हैं। पक्षियों अर्थात कबूतर में यह डिओडनम जो है यू शेप के रूप में होता है। आप देख सकते हैं ये यू शेप है यहाँ पर, है ना, ये यू शेप है। जबकि हमने पढ़ा था कि सरीसृपों में आमाशय जो है वो यू शेप में होता है। इलियम जो कि छोटी हाथ का अगला हिस्सा है, इस इलियम वाले हिस्से में अंगुलीनुमा उभार होते हैं, जिसे बिलाई कहा जाता है। ये अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों का अवशोषण हो। और इस इलियम वाले हिस्से में कुछ दरारें होती हैं जिसे लिवर कोन की दरारें कहा जाता है। ये लिवर कोन के क्रिप्ट्स में कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस का स्रावण करती हैं, जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। पक्षियों अर्थात कबूतर में अगला हिस्सा रेक्टम और क्लोएका के रूप में होता है। एक और ख़ास बात यह है पक्षियों की कि इस हिस्से में बर्सा ऑफ फैब्रिसियाई नामक संरचना होती है। यह क्लोएका के डॉर्सल सतह में होती है। यह संरचना काफ़ी विशेष है क्योंकि यह पक्षियों की प्रतिरोधक से जुड़ा हुआ है, प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा हुआ है। बर्सा ऑफ फैब्रिसियाई असल में पक्षियों का वह स्थान है जहाँ पर लिम्फोसाइट नामक कोशिकाएं बनती हैं। इसे क्लोइकल थाइमस भी कहा जाता है। पक्षियों के क्लोइका में 3 भाग होते हैं, 3 हिस्से, 3 पार्ट्स हम कह सकते हैं। पहला पार्ट होता है कॉपरोडियम के रूप में, कॉपरोडियम के रूप में, कॉपरोडियम के रूप में। यह क्लोएका का यह कॉपरोडियम वाला हिस्सा, इस कॉपरोडियम वाले हिस्से में मलाशय अर्थात रेक्टम आके खुलता है। और क्लोएका का अगला हिस्सा है यूरोडियम के रूप में, जिसमें यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम आके खुलते हैं। और तीसरा हिस्सा है इसका प्रोक्टोडियम के रूप में, जो कि कॉपुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है कॉपरोडियम, दूसरा है यूरोडियम और तीसरा है प्रोक्टोडियम। पक्षियों के पाचक ग्रंथियां
पक्षियों में पाचन के लिए विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां हैं। जैसे ये लिवर पक्षियों में लिवर बाइलोब्ड होती हैं, दो लोब से मिलकर बनी होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पक्षियों के पाचक ग्रंथियों अर्थात लिवर के केस में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पक्षियों में गॉल ब्लैडर अनुपस्थित रहता है। गॉल ब्लैडर अनुपस्थित रहता है। पक्षियों में अग्नाशय होता है जिससे 3 पैंक्रियाटिक डक्ट ड्यूोडेनम में खुलती हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लक्षण है कबूतर के पाचन तंत्र का। और कबूतर में बक्कल ग्लैंड्स जो कि बक्कल कैविटी में खुलती हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा की। पक्षियों में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी होती हैं, प्रोवेंट्रिकुलस आमाशय स्टोमक के प्रोवेंट्रिकुलस नामक हिस्से पर। और यह गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती हैं। इस गैस्ट्रिक जूस में पेप्टिक एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं। इसके अलावा पक्षियों में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी होती हैं। आइए देखते हैं खरगोश के पाचन तंत्र के बारे में। खरगोश का पाचन तंत्र में आहार नाल बक्कल कैविटी से लेकर एनस तक फैली हुई पाइप जैसी संरचना है। खरगोश में बक्कल कैविटी को ओरल कैविटी भी कहा जाता है। और खरगोश में यह ओरल कैविटी काफ़ी विशेष होती है क्योंकि इसे 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला भाग जो कि आगे की ओर होता है, जिसे एंटीरियर वेस्टिब्यूल भी कहते हैं, एंटीरियर पार्ट होता है ओरल कैविटी का। यह बाहरी होठों, गालों और मसूड़ों से घिरी हुई एक कैविटी है। और जबकि ओरल कैविटी के पोस्टीरियर हिस्सा रियल ओरल कैविटी अर्थात वास्तविक ओरल कैविटी कहलाता है। इस वास्तविक ओरल कैविटी की जो छत है यह पैलेट कहलाती है। पैलेट 2 प्रकार की होती है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट स्कल की पैलेंटाइन, प्री मैक्सिला और मैक्सिला नामक हड्डियों के आउटग्रोथ से बनी होती है और यह भोजन को बाहर फिसलने से रोकती है। जबकि जबकि इसका पिछला हिस्सा जो कि सॉफ्ट पैलेट होता है, यह संयोजी ऊतकों, कनेक्टिव टिश्यूज और पेशियों का बना होता है और यह म्यूकस के कारण भोजन को आगे खिसकाने में मदद करता है और ओरल कैविटी की आंतरिक सतह को रगड़ से बचाने में मदद करता है। इसका पिछला हिस्सा यूबुला कहलाता है और इस यूबुला के किनारे फेरिंक्स की दीवार पे लिम्फ नोड्स होते हैं जिन्हें टॉन्सिल्स कहा जाता है। इनमें लिम्फोसाइट्स नामक कोशिकाएं होती हैं। खरगोश में जीभ मांसल और संवेदी अंग है और यह हायोइड नामक मांसपेशी से जुड़ी हुई होती है। संरचना के आधार पर खरगोश की जीभ में 4 प्रकार के स्वादांकुर होते हैं। एक है फिलीफॉर्म, छोटे शंकु आकार के। फंजीफॉर्म, गोल और चौड़े। फोलिएट, चपटे और पत्तीनुमा। सर्कमवेलेट भी आकार के स्वादांकुर हैं जो खरगोश को भोजन का टेस्ट पता कराने में मदद करते हैं। खरगोश में दांत जो है डर्मिस से उत्पन्न हुए वास्तविक दांत पाए जाते हैं। और खरगोश में हेटेरोडोंट प्रकार के दांत होते हैं अर्थात दांतों की संरचना अलग अलग होती है। कार्य के आधार पर खरगोश में 4 प्रकार के दांत हैं। पहला है इंसाइजर्स जो कुतरने के काम आते हैं। केनाइन्स दांत चीरने और फाड़ने के काम आते हैं लेकिन खरगोश में अनुपस्थित होते हैं। तो इस अनुपस्थित वाले स्थान जो अनुपस्थिति वाला स्थान है इस दांत का, वह खाली रह जाता है जिसे डायस्टेमा कहते हैं। यह प्रतियोगी परीक्षा का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में डायस्टेमा क्या है यह क्वेश्चन आता है। प्रीमोलर और मोलर नामक दांत जो है ये भोजन को पीसने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से खरगोश में डेंटल फॉर्मूला हम यहाँ पर प्रदर्शित है। I2/1, C0/0, PM 3/2, M 3/3। तो ये I का अर्थ है इंसाइजर दांत, C का अर्थ है केनाइन, PM का अर्थ है प्रीमोलर और M का अर्थ है मोलर। 2/1 जैसे यहाँ लिखा है 2/1 तो इसका अर्थ है कि ऊपरी जबड़े के आधे भाग में इंसाइजर 2 मौजूद है और निचले जबड़े के आधे भाग में इंसाइजर 1 मौजूद है। C0/0 का अर्थ है कि ऊपरी जबड़े के आधे भाग में केनाइन्स 0 है, अनुपस्थित है और निचले जबड़े के आधे भाग में केनाइन्स अनुपस्थित है। प्रीमोलर 3/2 का अर्थ है कि ऊपरी जबड़े के आधे भाग में प्रीमोलर दांतों की संख्या 3 है और निचले जबड़े के आधे भाग में प्रीमोलर दांतों की संख्या 2 है। जबकि M 3/3 का अर्थ है कि ऊपरी जबड़े के आधे भाग में मोलर दांतों की संख्या 3 है और निचले जबड़े के आधे भाग में मोलर दांतों की संख्या 3 है। तो इस प्रकार से यह डेंटल फॉर्मूला जो है
जबड़े के आधे भाग में दांतों की संख्या को दर्शाता है और इसे दोगुना कर उस एनिमल में दांतों की संख्या को ज्ञात किया जा सकता है। खरगोश में 4 जोड़ी लार ग्रंथियां मौजूद होती हैं, जैसे सबलिंगुअल, इंफ्राऑर्बिटल, पैरोटिड ग्लैंड्स और सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स या सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। सबलिंगुअल ग्रंथि की जो नलिका है उसे डक्ट ऑफ रिमनस कहा जाता है, जबकि पैरोटिड ग्रंथि की नलिका को डक्ट ऑफ स्टेनसन्स या स्टेनसन्स नलिका कहा जाता है। सबमैक्सिलरी सिलेवरी ग्लैंड की नलिका को वार्टन्स डक्ट कहा जाता है। प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर ये जोड़ी बनाओ या फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में ये क्वेश्चंस आते हैं। खरगोश में फेरिंग्स को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, एक है नेजोफेरिंग्स और दूसरा है ओरोफेरिंग्स। तो खरगोश की फेरिंग्स में गलेट और ग्लॉटिस नामक ओपनिंग होती है और सबसे खास बात की ग्लॉटिस जो है इस प्राणी में ग्लॉटिस जो है इसके ऊपर एक कार्टिलेजिनस संरचना मौजूद होती है जिसे एपीग्लॉटिस कहा जाता है। खरगोश की ग्रास नली में म्यूकस खरगोश की ग्रास नली में म्यूकस ग्रंथियां भी मौजूद होती है ग्रास नली की दीवार पे, जो कि भोजन को फिसलने के लिए और ग्रास नली की आंतरिक दीवार को नम बनाए रखने के लिए म्यूकस का सिक्रेशन करती है। खरगोश का आमाशय जो है वो 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक आमाशय जो है वो ग्रास नली से जुड़ा हुआ हिस्सा है और पाइलोरिक जो हिस्सा है यह छोटी आंत के ड्यूोडेनम वाले हिस्से से लगा हुआ रहता है। आमाशय के कार्डियक वाले हिस्से में म्यूकस, नेक ग्लैंड्स, जाइमोजन कुछ सेल्स एंड ऑक्जेंटिक सेल्स नामक कोशिकाएं होती हैं। इसमें से ये जो जाइमोजन कोशिकाएं हैं ये है प्रोरेनिन या पेप्सिनोजन नामक हार्मोन्स नहीं एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं, जो कि प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। और ऑक्जेंटिक कोशिकाएं जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिक्रेशन करती हैं। फंडिक पार्ट में केवल म्यूकस सिक्रेट करने वाली कोशिकाएं होती हैं और पाइलोरिक पार्ट में म्यूकस सिक्रेट करने वाली कोशिकाएं और ऑक्जेंटिक सेल्स दोनों होती हैं। आमाशय का पाइलोरिक हिस्सा छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले हिस्से में आके खुलता है। छोटी आंत के 3 हिस्से हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत में ब्रूनर्स ग्रंथियां, लिवरपूल की दरारें और पेयर पैचेस जैसे संरचनाएं पाई जाती हैं छोटी आंत की दीवार में। इसमें जो ये लिवर कोन की दरारें हैं ये आंतरीय जूस या इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करती हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, जबकि ब्रूनर्स ग्लैंड म्यूकस सिक्रेशन करने में हेल्प करते हैं। और पेयर पैचेस जो है ये लिम्फ ग्लैंड्स की तरह है, यहाँ लिम्फोसाइट्स मौजूद होती हैं। बड़ी आंत के 3 हिस्से हैं, एक है सीकम, दूसरा है कोलन और तीसरा है रेक्टम अर्थात मलाशय। और मलाशय वाला हिस्सा जो है वो एनस में खुलता है और जिससे अपचा भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है। सीकम वाले हिस्से में एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है जिसमें सेलुलोज यह ग्रंथि अर्थात वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यह सेलुलोज के पाचन में मदद करती है। खरगोश में पाचक ग्रंथियां 2 हैं, यकृत और पैंक्रियाज। यकृत खरगोश में यकृत बाइलोब्ड संरचना है और खरगोश के यकृत में गाल ब्लैडर उपस्थित होता है। अग्न्याशय एक मिक्स ग्रंथि है, इसका एक भाग एक्सोक्राइन के रूप में काम करता है, दूसरा भाग एंडोक्राइन भाग के रूप में काम करता है। एक्सोक्राइन भाग कहने का अर्थ है कि ये अग्न्याशयी रस पैंक्रियाटिक एंजाइम्स का सिक्रेशन करेंगे, जबकि एंडोक्राइन भाग कहने का अर्थ है कि ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करेंगे। एंडोक्राइन भाग जो है इसमें लैंगरहैंस आइसलैंड की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिकाएं, जिसमें से अल्फा कोशिकाएं जो है वो ग्लूकागॉन हार्मोन का श्रावण करती हैं। यह ग्लूकागॉन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है, को बदलने में मदद करता है। बीटा कोशिकाएं जो है ये इंसुलिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है जो रक्त में ब्लड की मात्रा को कम करने में मदद करता है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का या ग्लूकोज के इंटरनलाइजेशन करने का काम करता है ताकि कोशिकाएं जो है ग्लूकोज को आसानी से इंटरनलाइज कर सके। इसके अलावा तीसरी प्रकार की डेल्टा कोशिकाएं यह गैस्ट्रिन और सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं।
तो इस प्रकार से यह एक ओवरव्यू था खरगोश के पाचन तंत्र का।